अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जिन्होंने अप्लाई किया है वापडा के टेस्ट के लिए वो तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसी निस्बत से थर्ड पार्ट जो है वो मैं बना रहा हूँ आज वापडा के प्रीवियस टेस्ट का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए था, सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो 41st MCQs है हमारा। द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस इन वाटर लेवल्स बिटवीन द reservoir and the turbine, dam and the penstock, inlet and outlet of the powerhouse, water source and the dam। तो इसका आंसर रिजर्वायर एंड द डैम है, क्योंकि ये आपका रिजर्वायर होता है और ये जो है यहाँ पे टरबाइन होता है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है हाइट का, ठीक है, इसको जो वो हेड बोला जाता है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको जो है वो हम हेड बोलते हैं। तो रिजर्वायर और टरबाइन का जो डिफरेंस है इसको हम हेड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर स्कार्सिटी इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पानी की कमी क्यों हो रही है दुनिया में, या दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में क्यों जो है वो ड्राउट्स आ रहे हैं, स्कार्सिटी क्यों हो रही है। तो इसकी ये दो रीज़न्स जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और लिमिटेड प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी सा MCQs है। अब देखें, बारिशें भी बहुत कम हो रही हैं काफ़ी सारे रीजन्स में और एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। तो अगर देखा जाए तो ये हम ख़ुद से ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, यानी हम वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वापडा में यानी आपने देखा होगा हम डैम्स जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम उसमें डैम्स से ज़्यादातर डील करते हैं, या जो भी वाटर रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी जो हम मैनेजमेंट वगैरह जो भी हम कर सकते हैं उससे डील करते हैं। तो इसलिए हम ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे। ये इसका सही ऑप्शन बनेगा, लिमिटेड प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ स्पिलवे इन अ डैम और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो डैम या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो स्पिलवे होता है वो कंट्रोल करता है वाटर फ्लो को। आपने स्पिलवे देखा होगा, ये देखें, ये स्पिलवे है, ये इसके गेट्स बंद हैं। तो जब हम यहाँ पे हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी और उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि गेट्स ओपन कर देते हैं और स्पिलवे के थ्रू पानी को जो है हम यहाँ से गुज़रने देते हैं उसको, ताकि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसकी इरोजन भी ना हो, और जो हमारा वाटर है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से जो है वो फ़्लो करवा देंगे। तो स्पिलवे का ये काम होता है कि वो फ़्लो को कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है बैलेंसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वाटर नीड्स। तो जो IWRM है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट करते हैं, सोशली भी देखते हैं उसको, इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी हम वाटर की नीड्स को जो है वो बैलेंस करते हैं। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक्स। तो सल्फेट अटैक से बचने के लिए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हम यूज़ करते हैं, और ये ऐसी जगहों पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको पानी का ख़तरा ज़्यादा होता है कि वो ऐसे वाटर बॉडीज़ के करीब है, यानी जैसे समुंदर या दरिया के करीब कोई स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे हम जो है वो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेन वाटर रन ऑफ एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर यूज़ इज़ नॉन एज वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको, जिसमें हम रेन वाटर जो है उसको या फिर रेन वाटर का जो रन ऑफ है, जो पानी बह रहा होता है, उसको हम किसी तरीके से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि उसको हम फ्यूचर में आगे जो है वो इसको यूज़ कर सकें। इसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द टर्म वाटर सीमेंट रेशो रेफर्स टू द रेशो ऑफ, ये तो बहुत सिंपल सा है, इवन नॉन इंजीनियर्स भी इसको आंसर कर सकते हैं कि वाटर कंटेंट और जो सीमेंट कंटेंट है इसका जो रेशो है इसको वाटर सीमेंट रेशो बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ नॉन एज वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन इन 4 MCQs में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसको मोस्ट रिलेटेड है इसके, और इसके अंदर हम वाटर क्वालिटी भी देखते हैं और वाटर रिसोर्सेज को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव भी करते हैं, तो इसको वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। If all males are in green suits and all females are in red, then all boys will be in
ग्रीन सूट्स क्यों? क्योंकि देखें जो मेल हैं उनको ग्रीन शर्ट्स दी गई हैं और जो फीमेल हैं उनको रेड दी गई हैं। अब बॉयज़ भी क्या हैं, मेल ही होते हैं, तो इस वजह से बॉयज़ के जो सूट होंगे वो ग्रीन होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। द पर्पज़ ऑफ अ पेनस्टॉक इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इज़ टू कंट्रोल वाटर फ्लो टू टर्बाइंस। तो स्पिलवे और जो पेन स्टॉक है इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो स्पिलवे है वो वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, जबकि जो पेन स्टॉक है वो टरबाइंस तक जो वाटर फ्लो आता है उसको कंट्रोल करता है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है इसको, ये जो है इसको हम पेन स्टॉक बोलते होते हैं, जो कि एक कंड्यूट सा समझ लें इसको, होता है जो कि यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे जो वो है आपके पास टरबाइन, उसके पास जो पानी है उसको हम कंट्रोल तरीके से यहाँ पे पहुँचाते हैं। यहाँ पे इसका ये गेट लगा हुआ है जिसको कंट्रोल गेट बोला जाता है। जब हमें वाटर की ज़रूरत होगी यहाँ पे पहुँचाना होगा तो हम उसको कंट्रोल तरीके से पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो ये भी वाटर फ्लो के लिए है, लेकिन ये है कि टरबाइन तक जो है वाटर फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है। The process of converting seawater into fresh water by removing salts and impurities is known as desalination। तो जो समुंदर का पानी होता है उसमें से जब हम सॉल्ट से इम्प्योरिटीज़ निकाल लेते हैं तो उसको जो है वो यूज़ करें उसको फ्रेश वाटर कन्वर्ट करने में और उसको पीने के लिए यूज़ करने में, उसको डिसैलिनेशन बोलते हैं। The process of restoring wetlands and creating artificial wetlands to improve water quality and biodiversity is known as wetland mitigation बोलते हैं इसको, जिसमें wetland हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको रीस्टोर करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि जो वाटर क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके और बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। इसको वेटलैंड मिटिगेशन बोलते हैं। वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम यानी वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट्स को जो है वो ग्रो करते हैं ताकि उसकी जो है वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो सके थ्रू मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी जो है वो हम यूज़ करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, इम्प्योरिटीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स एंड मरीन एप्लीकेशंस। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो है वो यूज़ होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जहाँ पे यानी जो वाटर से इंटरेक्ट उनका ज़्यादा होता है, जैसे कि समुंदर के करीब हो गए या दरिया के करीब हो गए, ठीक है, उनके लिए हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़ करें। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इन इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का जो मेन मकसद होता है वो है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। Which of the following is a commonly used mineral admixture in concrete to improve its durability and reduce permeability। तो फ्लाई ऐश इसका आंसर है। फ्लाई ऐश जो है वो रिमेन होता है जब हम कार्बन या कोई भी चीज़ है उसको, यानी कोई भी वेस्ट है उसको हम जब बर्न करते हैं तो उसको जो रिमेन रह जाता है उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। राख बेसिकली इसको कह सकते हैं उर्दू में। तो इसको हम यूज़ करते हैं कंक्रीट मिक्स में ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ की जा सके, उसको इम्प्रूव किया जाए और परमेबिलिटी उसकी जो है वो रिड्यूस की जा सके। तो फ्लाई ऐश इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 aims to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all by the year। इसका आंसर 2030 है। आप अगर इनकी वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको इनका 6 एम जो है वो दिखाई देगा, जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और बाय 2030 ये एम कर रहे हैं कि 2030 तक हम सबके लिए जो है वाटर अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट को हम जो है इंश्योर करेंगे। द लोड दैट रिमेंस कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑन अ स्ट्रक्चर सच एज द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज डेड लोड। तो ऐसा लोड जो कि मूव नहीं करता, एक ही जगह पे रहेगा, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी और उसका जो लोड है वो भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको डेड लोड बोला जाता है। Which type of turbine is best suited for high head and low flow rate conditions in a hydropower plant। तो इसका आंसर पेल्टन टर्बाइन है। इसमें आप मुख्तलिफ टर्बाइंस देख सकते हैं, जैसे कि पेल्टन टर्बाइन है, ये बेस्ट सूटेड है हाई हेड और लो फ्लो रेट के लिए। फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो मीडियम हाइट और मीडियम फ्लो रेट के लिए है। कैप्लिन टर्बाइन जो है वो लो टू मीडियम हेड्स एंड मीडियम टू हाई फ्लोज, जबकि क्रॉस फ्लो टर्बाइन है लो हेड और लो फ्लो एप्लीकेशंस के लिए। तो ये चार जो आपके पास टर्बाइंस हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लें कि ये किन कंडीशंस में यूज़ होता है, क्योंकि हो सकता है इसका अगर MCQs आए तो मे बी चेंज हो के आए।
द मेथड ऑफ आर्टिफिशियली रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय इनफिल्ट्रेटिंग वाटर थ्रू द सॉइल इज़ कॉल्ड एक्वीफर रिचार्ज बोलते हैं इसको, जिसमें अंडरग्राउंड जो आपका एक्वीफर होता है, ये यहाँ पे यानी ग्राउंड के नीचे आपके एक्वीफर होते हैं जहाँ पे पानी जो स्टोर हुआ होता है, तो उसको हम रिचार्ज करते हैं आर्टिफिशियली, यानी पानी को इनफिल्ट्रेट करवाते हैं सॉइल में से, तो इसको एक्वीफर रिचार्ज बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट लोड combinations to assess its safety under varying condition is called structural load analysis। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा, इंतहाई टफ सब्जेक्ट है जिसमें हम लोड को एनालाइज करते हैं, मुख्तलिफ लोडिंग्स को देखते हैं और उस लोड्स को हम चेंज करते हैं। मुख्तलिफ लोड्स होते हैं, डेड लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, बहुत सारे लोड्स के लिए हम जो है वो एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को और उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो स्ट्रक्चरल लोड एनालिसिस बनेगा।